तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्त लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी करंट के बारे में। इकोनॉमिक जो डेली अफेयर्स होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज है डेट 12 जुलाई। 12 जुलाई आप लोगों ने न्यूज तो पढ़ ली होगी, अभी तक न्यूज़पेपर पढ़ चुके होंगे। तो आज तो दोस्तों इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी अच्छी न्यूज है। देश के लिए भी एक न्यूज तो देश के लिए गर्व की बात है। तो हम वो दोनों न्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक तो जीएसटी काउंसिल की न्यूज थी। ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा बहुत अभी डिटेल में, बड़े बड़े न्यूज में सबसे मेन न्यूज ये थी कि जीएसटी काउंसिल की जो 50वीं मीटिंग हुई थी उसमें कुछ डिसीजन लिया गया। जैसे कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उस पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। ऐसे कुछ कुछ न्यूज थी। इसके अलावा एक न्यूज थी दोस्तों, एक इंडिकेटर जारी होता है, इंडेक्स जारी होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले 15 साल में लगभग 41 करोड़ लोग इंडिया से 41 करोड़ लोग इंडियन गरीबी से बाहर आ गए। तो ये बहुत खुशी खबरी की बात है इंडिया के लिए। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमारा मुद्दा है जीएसटी काउंसिल का। तो दोस्तों, आप ये न्यूज देख सकते हो, जीएसटी काउंसिल मीटिंग हाईलाइट 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेम। जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं जैसे हम, जैसे ड्रीम इलेवन है, ये क्या, ये भी एक तरह से ऑनलाइन गेम है। कैसीनो, जो कैसीनो में खेलते लोग। और इसके अलावा कुछ आइटम पर क्या किया, जीएसटी रेट में कमी भी की गई है। जैसे कि अभी तक हम जो थिएटर में जाके खाना खाते थे उस पर 18% जीएसटी था। थिएटर में जाके खाना पीना नहीं करते, हम मूवी देखने जाते हैं, तो इसको घटा के अब क्या कर दिया, 5% कर दिया। तो अब खूब मूवी देखो, खूब खाओ, सरकार ने आपके इंतजाम कर दिया टैक्स घटा के। तो हम इस सबको डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलो चलते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक 15th जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन दिल्ली। जीएसटी काउंसिल क्या है, 50वीं मीटिंग है। 50 मीटिंग समझो ना, अब तक 49 मीटिंग हो गई थी, कल 50वीं मीटिंग थी। 12 जुलाई 2023 की ये न्यूज है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले देखो, मैं एकदम से न्यूज को नहीं बता सकता कि जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया। सबसे पहले आपको जीएसटी को जानना पड़ेगा, फिर जीएसटी काउंसिल को जानना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा, हालांकि इतना टाइम नहीं है जो हम डेली जो न्यूज में इसमें इतना डिस्कस कर सकें, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो, टैक्स है ना, टैक्स दोस्तों, टैक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट। तो नाम से स्पष्ट है, डायरेक्ट मतलब जिसका जो जाना है, मतलब जिस पर टैक्स लगाया वही भरेगा। जैसे एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। आप में से कई दोस्त लोग या आपके परिवारजन इनकम टैक्स भरते होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सभी भरते हैं। तो आपको कुछ इनकम हुई, आपने टैक्स भरा भारत सरकार को। तो ये ऐसा टैक्स जिसमें जिस पे लगता है वही भरता है, उसको इनकम टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो दोस्तों जिस पे लगता है वो नहीं भरता, कोई और भरता है। कैसे, ये रेस्टोरेंट है एबीसी, यहाँ पे ये एक आदमी एक खाना खाने गया। आप सब जानते हैं, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, उस पर जीएसटी लगता है। जीएसटी लगा तो हमने किसको दिया पैसा, हमने इस रेस्टोरेंट को दिया। अब ये रेस्टोरेंट किसको देगा, सरकार को टैक्स भरेगा। तो देखो, इंडायरेक्टली नहीं हो गया, हम रेस्टोरेंट को दे रहे हैं, रेस्टोरेंट गवर्नमेंट को दे रहा है। ऐसे हम मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं तो वहां भी आइटम पर जीएसटी लगता है, तो हम मॉल वालों को देते हैं, मॉल वाले फिर भारत सरकार को देते हैं। तो इस प्रकार का टैक्स क्या कहलाता है, इंडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जहां पर है ना, टैक्स ऑफ इंसिडेंस और इम्पैक्ट अलग अलग होता है, वो हम अभी नहीं समझेंगे, लेकिन ये समझ लो, मोटा मोटी समझ लो, जिस पे लगा वही भरा। तो डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स कुछ नहीं दोस्तों, जैसे कि आम आदमी को लगता है इनकम टैक्स, ऐसे जो कंपनी होती है, रिलायंस ने प्रॉफिट कमाया तो उसको टैक्स भरना चाहिए, उसको कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये जो दो मेन एग्जाम्पल है डायरेक्ट टैक्स के। इनडायरेक्ट के कई एग्जाम्पल है। एक्साइज हुआ करता था एक जमाने में, कस्टम, सीमा शुल्क, सर्विस टैक्स, और भी छोटे मोटे स्टेट का जैसे सेल्स टैक्स होता है, वेट, सेल्स टैक्स या वेट, ये सब क्या इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल थे। तो दोस्तों, जो ये भारत में इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा जटिल था। कैसे, कई सारे इनकम टैक्स वगैरह, कई सारे टैक्स थे। एक भारत सरकार का अलग टैक्स है, यूनियन गवर्नमेंट का। जैसे कि देश में कोई भी प्रोडक्शन होता था उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। जैसे कि मोटरसाइकिल बना रही कोई फैक्ट्री है तो मोटरसाइकिल पैदा करने के लिए एक्साइज ड्यूटी लगेगी, उस पर उत्पादन शुल्क। देश में आप उत्पादन कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद लगता था कस्टम, जो बाहर से जो माल आता था, इंपोर्ट करते थे, उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी। इसके अलावा सर्विस टैक्स लगती थी। जैसा हम सर्विस पे लगती थी, जैसे कि कोचिंग वाले पढ़ाते थे, तो कोचिंग में आप भी जमा करने जाओ तो एक जमाने में सर्विस टैक्स लगा करता था। उसके बाद स्टेट के कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। जैसे कि सबसे फेमस तो है सेल्स टैक्स।
या जिसको हम वेट कहते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कोई भी माल बिकता है स्टेट में उस पर लगता है। जैसे अभी भी लगता है आज डेट में, अगर आप पेट्रोल डीजल खरीदने जाओ तो वहां पे वेट ही लगता है। तो और कई सारे टैक्स थे, ऑक्ट्रो भी लगती थी, कई फिर टैक्स के अलावा सेस भी लगता था। सेस सिंपल होता है दोस्तों, एक विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन सेस, तो स्वच्छता में काम खर्च होगा। एजुकेशन सेस, तो केवल एजुकेशन पर खर्च होगा। तो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत घमासान मचा हुआ था। इतने सारे तो यूनियन गवर्नमेंट के टैक्स थे, स्टेट के टैक्स थे, कुछ यूएलबी नगर पालिका भी लगाया करती थी, और सेस वगैरह बहुत सारे थे। तो ये क्या पूरी बहुत जटिलता पैदा हो जाती थी। तो फिर है ना, पूरी दुनिया में ये कंसेप्ट था कि भाई जीएसटी की जगह सिंपल एक क्या लगाओ, ये इतने सारे इंडायरेक्ट टैक्स की जगह सिंपल एक टैक्स लगाओ, उसको कहेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सारे इंडायरेक्ट टैक्स खत्म कर दो, भारत सरकार की खत्म कर दो, स्टेट गवर्नमेंट की खत्म कर दो, सबको मिला के एक टैक्स बना दो, जिसको कहा गया जीएसटी। तो जीएसटी आप समझ गए होंगे, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स थे, सबको मर्ज करके एक टैक्स लगाया, उसको कहा गया जीएसटी। तो जीएसटी देखो दोस्तों, जीएसटी तभी सफल होगा जब ये भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। ये तो बात मानते हो ना आप, क्योंकि दोनों के टैक्स में मर्ज हुए हैं तो दोनों का रोल बनता है, यहाँ दोनों को पैसा मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों इसको जो जीएसटी लागू हुआ भारत में 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। अब जीएसटी को लागू करने के लिए, जीएसटी के संबंध में कई सारे डिसीजन लेने के लिए कुछ संस्था तो होनी चाहिए ना। तो जीएसटी को अप्लाई करने के लिए, जीएसटी के संबंध में अदर डिसीजन लेने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जीएसटी काउंसिल बनाएंगे। इस जीएसटी काउंसिल में भारत सरकार और सारे स्टेट के प्रतिनिधि होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और एक सारे जितने भी स्टेट हैं उनके साथ में जो यूटी होते हैं ना, यूटी यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी कौन सी? जहां पर विधानसभा है, यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर, जैसे कि दिल्ली में, जैसे कि पुडुचेरी में, ऐसे स्टेट को भी इसमें शामिल, यूटी को भी इसमें शामिल किया गया। तो हम क्या समझे, हम समझे जीएसटी को प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए, जीएसटी के संबंध कोई भी दिक्कत आ जाए उसको दूर करने के लिए, जीएसटी में कौन सा आइटम कितनी रेट पर टैक्स होगा। अब जैसे जीएसटी लग गया, ठीक है, अब इंडिया में लाखों प्रोडक्ट होते हैं, तो कौन से प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा? क्या जो खाने का आटा बिकता है उसको उतना टैक्स लगे जितना एक लग्जरी मर्सिडीज कार पर लगे? तो आप कहोगे तो सब बात गलत है। लग्जरी आइटम पर ज्यादा आइटम लगना चाहिए, ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। क्या मेडिसिन को उतना टैक्स लगे जितना कि हार्वर्ड डेविडसन मोटरसाइकिल पर? तो नहीं भाई, मेडिसिन पर कम लगना चाहिए। तो ऐसे जीएसटी की स्लैब होती है दोस्तों। 0% मतलब कोई जीएसटी नहीं है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज हो, फिर 5%, फिर 12%, फिर 18%, और सबसे लग्जरी आइटम सिन गुड्स जैसे कि क्या सिगरेट वगैरह, टोबैको वगैरह, इन पे 28%, जो बहुत ज्यादा लग्जरी कार होती है उन पे 28% लगेगा। जो आम डे टू डे लाइफ की चीजें होती है उन पे 0%, थोड़ा सा कम डेली लाइफ की 5%, थोड़ा सा और उसमें 12%, थोड़ा सा और लग्जरी तो 18%। तो इस प्रकार से जीएसटी की 5 रेटें डिसाइड करी। अब कौन से आइटम पर कौन सा टैक्स लगेगा ये कौन डिसाइड करेगा? भाई कौन से आइटम पर कितना टैक्स लगेगा ये दोस्तों डिसाइड करती है जीएसटी काउंसिल। जैसे कि अभी मैंने बताया ऑनलाइन गेमिंग पर कल डिसीजन हुआ कि 28% जीएसटी लगेगा। तो ये किसने डिसाइड किया? जीएसटी काउंसिल में डिसाइड किया। तो जीएसटी काउंसिल जीएसटी को अप्लाई करने के लिए टॉप बॉडी है, जिसमें भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के सब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो आप इतना तो मोटा मोटी समझ गए होंगे, टैक्स टाइप, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेंट्रल, स्टेट, इस सबको मिला के क्या बना दिया? जीएसटी बना दिया, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। जीएसटी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। आप देख सकते हैं जीएसटी काउंसिल दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये बात याद रखने वाली बात है, ये कोई लोकल बॉडी नहीं है या कोई कानून से बनाई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखो दोस्तों, जब जीएसटी लागू हुआ ना तब कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अमेंड किया गया था। क्यों? स्टेट के टैक्स खत्म करने थे और केंद्र के भी टैक्स खत्म करने थे, तो टैक्स खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए है ना, अमेंडमेंट करके जो एक संविधान का आर्टिकल 279A, ये 279A के तहत क्या किया गया? जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। मैंने बताया इसके टोटल 33 मेंबर होते हैं दोस्तों, 33 मेंबर होते हैं। कौन कौन? इसका जो अध्यक्ष होता है, ये हमेशा याद रखना, जो भारत सरकार का वित्त मंत्री होता है ना, कौन है? निर्मला सीतारमण जी, वो होता है। तो इसका चेयरपर्सन जो हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसका एक और मेंबर भारत सरकार की तरफ से होता है। देखो, ये निर्मला ताई को मदद करने के लिए 2 स्टेट मिनिस्टर होते हैं, 2 स्टेट मिनिस्टर होते हैं फाइनेंस के लिए भारत सरकार में। एक तो पंकज चौधरी जी, पंकज चौधरी, एक भगत राव कराड़ है। तो इनमें से एक
जो स्टेट मिनिस्टर है ना उसको भी जीएसटी काउंसिल में शामिल किया गया। तो देखो दो तो भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एक तो केंद्रीय वित्त मंत्री जिसका अध्यक्ष हो गया निर्मला सीतारमण जी, एक जो राज्य मंत्री था वित्त का भारत सरकार का वो भी इसका मेंबर है, कौन है, पंकज चौधरी, और फिर सभी स्टेट्स के मिनिस्टर होंगे शामिल। हर मिनिस्टर के सामान्य वित्त मंत्री होता, लेकिन कई जगह वित्त मंत्री नहीं है, राजस्थान में सीएम के पास ही वित्त मंत्रालय, तो यहाँ पर फिर धारीवाल जी को इंचार्ज बना रखा। तो 28 स्टेट के 28 मिनिस्टर, हर राज्य अपना अपना एक मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा जो वहां जाके मीटिंग में शामिल होगा। और फिर इसके अलावा कुछ यूटी है जहाँ पर क्या होती है, विधानसभा होती है, जैसे दिल्ली में चुनाव होते हैं, जैसे पुडुचेरी में होता है, जैसे एक जम्मू कश्मीर, हालांकि अभी वहाँ इलेक्शन नहीं हो रही लेकिन उसको भी इसमें शामिल किया गया। तो आप देख सकते हैं दो तो भारत सरकार के 31 मेंबर कहाँ के हो गया, स्टेट प्लस यूटी, 28 तो स्टेट से और 3 यूटी से हो गए। इस प्रकार से टोटल 33 मेंबर होते हैं, ये 33 लोग मिलते हैं बीच बार बार में, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जैसे भी आवश्यकता होती है वैसे मीटिंग होती है। तो इसी क्रम में ये अब कौन सी मीटिंग है, 50वीं मीटिंग है। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, उसके बाद ही अब तक 49 बार मिल चुके थे, कल ये 50वीं बार मिले। दोस्तों इसमें कोरम फिक्स होता है 50% जब तक लोग नहीं आएंगे, 50% 1/2 बहुत हायर कोरम है, जब तक ये नहीं आएंगे तब तक मीटिंग शुरू नहीं हो सकती। यहाँ पर डिसीजन मेजोरिटी से निर्णय लिए जाते हैं। जो जीएसटी काउंसिल है उसमें जितने भी डिसीजन होते हैं ना वो मेजोरिटी से होते हैं दोस्तों। यहाँ मेजोरिटी है 75%। जनरली आप सब लोगों ने देखा होगा मेजोरिटी 50% होती है, लेकिन यहाँ मेजोरिटी हाई है, यहाँ 75% लोग जब तक सहमत नहीं होंगे ना तब तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। इसमें दोस्तों वोटिंग राइट भी अलग है। यहाँ पर भारत सरकार को, भारत सरकार की बड़ी संस्था है तो उसको 1/3 वोटिंग राइट दिया गया, 1/3 वोटिंग राइट भारत सरकार को दिया गया। सभी स्टेट प्लस यूटी को मिला के कितना दिया गया, तो 2/3 दिया गया, फिर इसको हर स्टेट यूटी में आगे आगे बांट सकते हैं। तो ये इस प्रकार से वोटिंग राइट होता है और टोटल 75% वोटिंग की। ये इसलिए ये दोस्तों कोई भी मनमानी नहीं कर सकेगा। 75% मेजोरिटी है तो केवल केंद्र सरकार के पास केवल 33% है, तो ये अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। स्टेट के पास 2/3 मतलब 66% वोटिंग है, तो ये भी अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, केंद्र का इनकी सहमति आवश्यक है। तो दोनों उद्देश्य है कि दोनों मिलकर काम करें, कोऑर्डिनेशन बना के काम करें। तो ये जीएसटी काउंसिल की बात पूरी कहानी शुरू खत्म हुई। इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा जीएसटी का जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर ऑपरेशन हो। एक जीएसटी रेट का निर्धारण, कौन सी पे जीएसटी 0% लगेगा, किस पर 5%, किस पर 12%, किस पर 18%, किस पर 28% लगेगा। तो कल जो मीटिंग थी वो 15 थी। कल है ना जो डिसीजन लिया, सबसे पहले तो ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं कई लोग, जिसमें ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं ना, वो भी ऑनलाइन गेमिंग है। हॉर्स रेसिंग, ये घोड़ों की दौड़ नहीं होती कि मुंबई जैसे शहरों में, कैसीनो, गोवा में खूब सारे कैसीनो है, वहां पर कैसीनो में खेलते हैं। तो इन 3 आइटम पर 28% जीएसटी लगाया, मतलब हाईएस्ट जीएसटी सेलिब्रेट लगाई गई है। ये पहला डिसीजन था। कई सारे आइटम पर क्या किया गया, जीएसटी रेट में कमी करी, जैसे कैंसर की ड्रग है तो उस पर जीएसटी रेट कमी करी। लेकिन ऐसा याद नहीं करना दोस्तों, लाखों प्रोडक्ट है, किस रेट पर, किस प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी है, कोई इंपोर्टेंट की बात नहीं, खास बात नहीं है, पर हम मोटा मोटी याद रखना है कि यहाँ कई सारे आइटम पर जीएसटी रेट में कमी करी गई है। ठीक है बात। एक था ये जो जीएसटी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल था, ये 1 अगस्त से 2023 से काम करना शुरू होगा। ये कल जीएसटी की इस मीटिंग में डिसीजन लिया गया। दोस्तों क्या होता है ना, जीएसटी क्या होता है, कुल मिला के जो बिजनेस कर रहा है उस पर टैक्स लगा रही गवर्नमेंट, ठीक है, उस पर टैक्स लगा रही, ये तो बात है पूरी। लेकिन कई बार क्या होता है, टैक्स ज्यादा कम ज्यादा हो जाता है। जैसे टैक्स ज्यादा मांग लिया भारत सरकार ने, तो बिजनेसमैन को लगेगा यार ये तो मेरे साथ चोट, मतलब मेरे साथ धोखा हो रहा है, इतना टैक्स तो मेरे पर बनता नहीं था। तो फिर क्या हो, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स, ये एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह थे जो गवर्नमेंट एजेंसी थी, इन्होंने इस पर टैक्स लगाया, अब ये बिजनेसमैन इसको संतुष्ट नहीं है, तो फिर ये अपील कहाँ करेगा। जैसे हम लोअर कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में जाते हैं, ऐसे ही इसके खिलाफ अपील कहाँ करेगा। तो अब कोर्ट कचहरी का चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कोई भी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हो लंबा लंबा खिंचता है। तो इसके लिए एक अलग से जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। इस साल के बजट में इसका प्रावधान किया गया था जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का। तो जो कोई भी गवर्नमेंट से संतुष्ट नहीं है वो क्या कर सकता है, यहाँ जाके अपील कर सकता है। तो कल की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में यह निर्णय किया गया कि ये 1 अगस्त से काम करना शुरू करेगा। ये था जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। तो दोस्तों ये पहला मुद्दा था हमारा, समाप्त हो गया। सेकंड जो इशू पर बात करेंगे वो है मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स। तो हम बढ़ते हैं हमारा सेकंड इशू की तरफ। सबसे पहले आप न्यूज देखिए द हिंदू की। 415 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, मतलब इसका मतलब हो गया 41.5 करोड़, 41 करोड़ लोग इंडियन केम आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन 15 ईयर्स, सेज यूएनडीपी स्टडी। यूएनडीपी एक संस्था है, अभी देखेंगे डिटेल में,
उसने ये कहा है कि जो 15 साल में बेसिकली 2005 से का डेटा दिया इन्होंने, फिर 2019-21 का ये डेटा दिया गया। इस डेटा के जो 15 साल का गैप है ना, इसमें ये कहा गया कि भारत में पहले कुछ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में थे, मतलब मल्टी डायमेंशनल गरीब थे। ऐसे गरीबों की संख्या कितनी होगी? कम होगी, 41.5 करोड़ होगी। अब देखने सुनने में कितना अच्छी बात लगती है कि भारत के 41 करोड़ लोग थे ना, वो गरीबी से बाहर आ गए। हालांकि कई जो अपोजिशन वाले इसको मानेंगे नहीं, कई आप लोग में कई होंगे कई अपोजिशन पार्टी के सपोर्टर, तो उसको नहीं मानेंगे, पर उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये यूएनडीपी बहुत बड़ी संस्था है यूएन की, आपको इस पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और हमारे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इससे चाहे मानो मत मानो दिल से, लेकिन एग्जाम में इसको लिखने में, बोलने में, इंटरव्यू में सब जगह काम आएगा। इंटरव्यू में जब आप पॉवर्टी पर बोल रहे हो कि भारत ने पॉवर्टी दूर करने के लिए क्या प्रयास किए, कितना सफलता मिली, तो ये रिपोर्ट आप कोट करें, मेंस में भी कोट करें, और प्री में भी तो पूछ ही सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, कौन जारी करता है, ये सब पूछ सकते हैं। तो हमको तो पढ़ के याद करना है, एग्जाम निकालना है, बाकी राम कहानी से हमको लेन देन नहीं है। तो आप न्यूज समझ गए होंगे, ये देख सकते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के लिए रिपोर्ट जारी हुई है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब इसके नाम से कई चीजें स्पष्ट है। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया के लिए जारी होता है, मल्टी डायमेंशनल है, पॉवर्टी का इंडेक्स है, गरीबी का एक सूचकांक है, भाई कितने लोग गरीब है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है। देखो पुराने जमाने में क्या होता था, पॉवर्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में किताबों में, गाँव में कोई 2400 कैलोरी से कम खाता है, शहरों में 2100 कैलोरी से कम खाता है तो वो गरीब है। सिंपल सा यही पढ़ते थे हम बचपन से। तो ये पॉवर्टी को बहुत संकीर्ण रूप में देखते थे, केवल खाने में किसी को 2400 कैलोरी खाना मिल गया, सब 2 टाइम रोटी, तो क्या वो पैसे वाला हो गया, वो गरीब नहीं रहा? नहीं। तो ये रिपोर्ट कहती है यूएनडीपी, ये बेसिकली 2010 में ये कंसेप्ट लेके आए थे कि गरीबी एक सिंगल आयाम नहीं है, गरीबी के कई सारे आयाम है, मल्टी डायमेंशनल गरीबी होती है। केवल रोटी मिल जाए तो वो गरीब नहीं, तो ये बात जमती नहीं है। गरीबी के कई मल्टी डायमेंशनल आयाम है। इसमें हेल्थ है, स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, इसमें एजुकेशन है, एजुकेशन शिक्षा, स्कूल में जा रहा है, स्कूल में प्रॉपर शिक्षा हो रही नहीं हो रही, एक साथ में उसका जीवन स्तर कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें कई सारे पैरामीटर आते हैं। इसमें आता है जैसे कि जो घर में खाना बन रहा है तो क्या वो गैस से बन रहा है या चूल्हे पे बन रहा है, और इसमें आता है सैनिटरी, घर में शौचालय वगैरह है नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर, घर में पानी का कनेक्शन है नहीं है। तो ये सब चीजें मिला के पॉवर्टी डिसाइड करती है, ये इनका कहना था। तो इसका ये हर साल रिपोर्ट जारी करते हैं कि भाई देश में इतने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। तो हम ये देख सकते हैं, इसने तो ये कह दिया कि भाई 41.5 करोड़ तो बाहर आ गया, ये हम बाहर में देखेंगे। सबसे पहले जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था वो एनुअली जारी होता है, इसको 2 संस्थाएं मिलकर जारी करती है। एक तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी एक एजेंसी है जो गरीब देशों में इनमें डेवलपमेंट का काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, यूएनडीपी। एक दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, उसमें पॉवर्टी पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ओपीएचआई ऑक्सफोर्ड, देख सकते हैं आप। पहला दो संस्थाएं मिलकर इसको जारी करती है। फर्स्ट है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो डेवलपमेंट के लिए काम करती है गरीब देशों में। दूसरी संस्था है ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना ब्रिटेन में, उसका एक रिसर्च विंग है, उसका एक रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर रिसर्च होते हैं इकोनॉमी के जो इशू पर लेके। तो ये 2 मिलके 2010 से ये रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, जिसमें 3 तो डायमेंशन है और उसके 10 इंडिकेटर है। मतलब 10 इंडिकेटर के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है। कौन कौन से मैंने बताया, सबसे पहले हेल्थ। अब हेल्थ के लिए 2 इंडिकेटर है, एक तो चाइल्ड मोर्टेलिटी, कितने बच्चे जन्म लेने के, कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितने जल्दी मर जाते हैं। न्यूट्रिशन, क्या जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल रहा नहीं मिल रहा, ये तो नहीं है वो मेल न्यूट्रिएंट है। देखोगे ना कई कुपोषित बच्चे, तो मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है। फिर एजुकेशन, कितने साल वो स्कूल में पढ़ रहा है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस कैसी है उसकी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीवन स्तर कैसा है, क्या कुकिंग फूल अवेलेबल है, क्या सैनिटेशन की क्या व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर की क्या व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है घर में, हाउसिंग, क्या वो झोपड़ी में रह रहा है क्या या पक्के मकान में रह रहा है, असेट, क्या उसके पास कुछ संपत्ति भी है कि ऐसे ही फ्री है। तो ये सब पैरामीटर के आधार पर क्या करते हैं, पॉवर्टी को नापते हैं। ये सब के आधार पर पूछते हैं क्वेश्चन, भाई चाइल्ड मोर्टेलिटी किस देश में कितनी है, न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे, ड्रिंकिंग वाटर है नहीं घरों में,
तो इस सब के मेजर के आधार पर जो पॉवर्टी निकालते हैं उसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं दोस्तों। मैं देखा ना, मल्टी डायमेंशनल है पॉवर्टी के कई सारे आयाम देखिए, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सब इसके आधार पर देशों को वैल्यू देते हैं, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 देते हैं, कैलकुलेट करते हैं कई सारे, इन तीनों को एक 1/3 वेटेज दिया गया, फिर उसके आधार पर इनके कैलकुलेट डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर कैलकुलेट करके स्कोर देते हैं। ठीक है बात यहाँ तक। तो ये तो अब इसका बेसिक हो गया, लेकिन न्यूज क्या है, न्यूज अब हम देखेंगे। न्यूज ये देखेंगे दोस्तों कि 2005-6 में और 2019-21 में जो डेटा इनके पास था, बेसिकली 15 ईयर का गैप था, उसमें 41.5 करोड़ जो मल्टी डायमेंशनल पुअर थे ना इंडिया में, वो कम हो गए। देखो डेटा 2005-6 में इंडिया में 64.5 करोड़ लोग, 64.5 करोड़ मल्टी डायमेंशनल पुअर थे, मल्टी डायमेंशनल पुअर थे या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर थे। देश की टोटल जनसंख्या का 55% पुअर थे, 55% मल्टी डायमेंशनली पुअर थे। लेकिन अब देखो 2019-21 का डेटा, तो ये जो 64.5 से कम हो गया, कितना हो गया, 23 करोड़ रह गया, 23 करोड़ रह गया। इसका मतलब 41.5 करोड़ जो लोग थे ना मल्टी डायमेंशनल पुअर थे, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं अब। ये इस रिपोर्ट का कहना है, जो देश की टोटल पॉपुलेशन का 16.4% है, 16.5% का लगभग है मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो ये बहुत खुशी की बात है इंडिया जैसे देश के लिए, इतनी बड़ी मात्रा में लोग गरीब निकले। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। अब देखो इस गवर्नमेंट में सभी आगे, 2005-6 के बाद यूपी गवर्नमेंट भी थी, अब मोदी गवर्नमेंट भी है, तो हर गवर्नमेंट प्रयास करती है गरीबी दूर करने का। कोई एक गवर्नमेंट ने गरीबी कम करी है, फालतू की बात है, ये बकवास की बात होती है। गवर्नमेंट की बेसिक पॉलिसी लगभग सेम होती है, वही सारे ऑफिसर होते हैं, सब कुछ लोग वही होता है। तो इसलिए भारत में पिछले 15 साल में गरीबी कम हुई है और 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। एक डेटा ये दोस्तों याद रखना, 16.4%। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि इंडिया में लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, बहुआयामी गरीबी कितने परसेंटेज है, तो 16.4% जनसंख्या मल्टी डायमेंशनली पुअर है। तो दोस्तों हमारा इशू यहीं समाप्त होता है, जल्द हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।